हेलो गाइज। आगे आज हम स्पेक्ट्रम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों का व्यापार और भारत में विस्तार कैसा रहा करते हैं। पीछे हमने देखा कि कैसे उन्होंने पुर्तगाल और डचों के साथ वो संघर्ष करना पड़ा, कैसे मुगल जो शासक थे उनसे उन्होंने छूटें प्रदान की। आज करेंगे हम अंग्रेजों का व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव। जो 1760 में वाणिवास का युद्ध हुआ, वाणिवास के युद्ध के पश्चात तो भारत में अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो चुकी थी। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एक अधिकार प्राप्त कर लिया। अंग्रेज भारत में वस्त्र, नील, सोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। भारत से अंग्रेज वस्त्र, नील, सोरा, मसाले और मलमल था वो लेके जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण भारतीय दस्तकारी को बहुत लाभ पहुंचा। जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तु थे उनका बहुत बड़ा पैमाने पर आयात किया जाता था। इससे जो भारतीय दस्तकारी थे उनको बहुत लाभ मिला। बड़े बड़े भारतीय व्यापारी कंपनी के माध्यम व्यापारी रूप से काम करने लगे। जो बड़े बड़े भारतीय व्यापारी थे कंपनी के माध्यम से अपना व्यापार करने लगे। अपनी समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार प्रारंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। अब क्या था, अंग्रेजों ने जो भारतीय शक्ति भारत की जो राजनीतिक शक्ति थी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अब अंग्रेजों ने जो भारतीय शासक थे उनकी कमजोरी का पता लग चुका था और अब वो राजनीतिक प्रसार करना चाहते थे। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 में बंगाल विजय के बाद तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को जो उनको स्वरूप प्रदान किया व्यापार को, क्योंकि इस टाइम क्या था, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी और उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। कच्चा माल अब भारत से पूरा किया जाता था। उद्योगों के जो कच्चे माल की मांग थी उसको भारतीय क्षेत्र से भारत से पूरा किया जाता था। अब ब्रिटिश क्या करते थे, भारत से कच्चा माल लेके इंग्लैंड पहुँचाते थे और वहाँ से तैयार माल को इंडिया में बेचा जाता था। भारत अब अंग्रेजों के लिए एक बहुत बड़ा व्यापार बाजार था। अब इसी समय भारत में फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनी की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। जो फ्रांसीसी थी वे भी व्यापार के लिए भारत में आते हैं। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्ति की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारत के तटों तक पहुंचने में देर लगी। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। जैसे कि यूरोप के अन्य देश यूरोपीय शक्तियां भारत में आई, लेकिन जो फ्रांसीसी थे, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर पुर्तगाली, डच, फिर अंग्रेज आए, उसके बाद क्या सबसे लेट फ्रांसीसी पहुँचे। इनका कारण क्या था? कारण ये क्या था कि ये 17वीं शताब्दी तक से पहले जो मेडागास्कर वगैरह इत्यादि क्षेत्रों में वहाँ पर व्यस्त थे। लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में एक मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी दी कैम्पिंग डेस इंडिस ओरिएंटल्स की स्थापना की गई। यह पूर्णतः राज्याधीन थी। जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी यह एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई जो इंग्लैंड से आई, ये क्या थी, एक निजी थी। जो जैसे कि डच आए या पुर्तगाल आए वो भी क्या थे, प्राइवेट थी। बट जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये पूर्णतः राज्याधीन थी, यानी कि सरकारी थी। 1767 में फ्रांसीसी केरोन की अध्यक्षता में एक अभियान दल भारत पहुंचा। 1767 में एक अभियान आता है फ्रांसीसी केरोन की अध्यक्षता में और 1668 में इस दल ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अंग्रेजों ने भी अपना कारखाना पहला स्थापित कहाँ किया था, सूरत में।
और फ्रांसीसियों ने भी कहाँ पर किया, सूरत में। 1669 में फ्रांसीसियों ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित मछलीपट्टनम नामक स्थान पर एक कारखाना स्थापित किया। फ्रांसीसी मार्टिन को सूरत और मछलीपट्टनम की बस्तियों को उत्तरदायी सौंपा गया। 1669 में क्या, फ्रांसीसियों ने पूर्व भारत के जो पूर्वी तट था पर मछलीपट्टनम था, वहाँ पर कारखाना स्थापित किया और सूरत और मछलीपट्टनम की जो बस्तियां बसाई गई थी वहाँ पर फ्रांसीसी मार्टिन को उनका उत्तरदायित्व सौंपा गया। 1672 में एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सेंथोम छीन लिया। में फ्रैंको मार्टिन तथा लेस्पियन ने गोलकुंडापुरम के शासक शेर खान लोधी से एक छोटा क्षेत्र पुदुचेरी प्राप्त किया। जो फ्रैंको मार्टिन था और लेस्पियन ने क्या था, जो गोलकुंडापुरम का शासक था शेर खान लोधी, उनसे पुदुचेरी प्राप्त किया। अब फ्रैंको मार्टिन के नेतृत्व में पुडुचेरी का विकास आरंभ हुआ। हालांकि 1698 में डचों ने पांडिचेरी छीन लिया। पहले तो इन्होंने पुदुचेरी को शेर खान लोधी से पुदुचेरी को छीना और इन्होंने पुदुचेरी का नाम अब पांडिचेरी किया। और 1698 में डचों ने क्या किया, पुदुचेरी को छीन लिया। और किंतु 1697 में राज्यों की संधि से पुडुचेरी फ्रांसीसियों को दे दिया। इस प्रकार 1690 में मुगल गवर्नर के से चंद्रनगर फ्रांसीसी कंपनी ने प्राप्त किया। अब 1690 में जो मुगल गवर्नर था, मुगलों से गवर्नर ने क्या किया, चंद्रनगर ले लिया। हालांकि 1665 ईस्वी और 1695 के मध्य फ्रांसीसी कंपनी ने 74 सुसज्जित जहाज भारत भेजे, लेकिन अंग्रेज और डचों की तुलना में उनकी जो गतिविधि थी अब भी बहुत ही कम थी, बेहद ही कम थी। 1765 से 95 लगभग 30 साल में 74 जहाज भेजे भारत फ्रांसीसियों ने, लेकिन ये डच और अंग्रेजों की तुलना में बहुत कम थे। जैसे कि आपको पहले बताया कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी वो सरकारी कंपनी थी और इनका बजट इतना नहीं होता था। इनकी वित्तीय जो स्थिति थी बहुत ही कम थी। फ्रांसीसी कंपनी की वित्तीय स्थिति बेहद ही कमजोर थी, लेकिन 1720 के पुनर्गठन के पश्चात कंपनी की स्थिति बेहतर हो गई। 1721 में फ्रांसीसी ने मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। अब कंपनी अपना क्षेत्रीय अधिकार को बढ़ाना चाहती थी ताकि अपनी जो बजट है, जो उनकी वित्तीय स्थिति है, उसको बेहतर कर सके। इससे उनको नौसैनिक शक्ति में वृद्धि हुई और अंग्रेज से मुकाबला करने की शक्ति अर्जित कर ली। 1720 में कंपनी ने पुनर्गठन किया, 1721 में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया। वहाँ से उनको कुछ सहायता मिली, उनका क्षेत्राधिकार बढ़ा, लेकिन उनकी जो नौसैनिक शक्ति थी वो भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। अब उन्होंने क्या सोचा कि हमारी शक्ति तो बढ़ चुकी है, क्यों ना अंग्रेजों से मुकाबला किया जाए और अंग्रेजों से कुछ क्षेत्र छीन कर क्षेत्र विस्तार किया जाए। 1725 में मालाबार तट और 1739 में कारगिल पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया। अब वो मालाबार तट और कारगिल पर अपना कब्जा कर चुके थे। इसके बावजूद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी डचों और अंग्रेजों की तुलना में अपनी सरकार पर अधिक निर्भर थी, क्योंकि जो डच थे, अंग्रेज थी, ये प्राइवेट कंपनी थी, उनका अपने राज्य पर नहीं भी निर्भर थी। उनका जो वित्तीय था या कोई भी सैनिक शक्ति थी वो उनकी खुद की सेवाएं की होती थी। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये सरकारी थी। कुछ भी काम करने के लिए इन्हें सरकार से इजाज़त लेनी होती थी। इसके पास संगठन और पर्याप्त पूंजी का अभाव था। वाणिज्यिक गतिविधियों पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण था। क्योंकि ये सरकारी थी तो हर काम के लिए इन्हें सरकार से इजाज़त मांगनी पड़ती थी। बिना किसी सरकार की इजाज़त के ये कुछ भी नहीं कर सकते थे भारत में। इनकी जो गतिविधियां थी उन पर क्या था, अत्यधिक नियंत्रण था सरकारी, जिससे कंपनी की कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनकी नीति और विकास फ्रांस में हो रही गतिविधियों पर काफ़ी निर्भर थे, क्योंकि जो भी काम करते थे वो सरकार से इजाज़त लेके उसके बाद करने पड़ते थे। इसके लिए बहुत समय देना पड़ता था। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी है या डच थे,
इन्हें कोई काम करना होता था तो इनका खुद का डिसीजन होता था और काम जल्दी हो जाता था। लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इन्होंने किसी काम को करने के लिए पहले फ्रांस की सरकार से इजाज़त मांगनी पड़ती थी। वो इजाज़त देते थे, उसके बाद फिर अपने आगे कार्य को बढ़ाते थे। इसके अतिरिक्त 18वीं शताब्दी का फ्रांसीसी समाज अपने समकालीन अंग्रेजी समाज की तुलना में कम सक्रिय था और भारत में फ्रांसीसी शक्ति का प्रसार फ्रांस की वैदिक नीति से बहुत अधिक प्रभावित था। 1672 से 1713 के मध्य फ्रांस हॉलैंड के साथ युद्ध में व्यस्त रहा, जिससे भारत पर इस कंपनी का पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा। यही वजह थी कि 1706 से 1720 की अवधि में भारत में फ्रांसीसी प्रभाव में भारी ह्रास हुआ। इसके बाद 1720 में कंपनी का पुनर्गठन हुआ और 1742 तक पांडिचेरी का गवर्नर लीनो तथा ड्यूमा के कूटनीतिक शासन में फ्रांसीसी प्रभुत्व की पुनः प्राप्ति हुई। 1742 में भारत में फ्रांसीसी ने अपनी गतिविधियों को व्यापार तक केंद्रित रखा। जो फ्रांसीसी कंपनी थी उन्हें 1742 तक सिर्फ व्यापार के लिए ही व्यापार करने के लिए ही ध्यान रखा। लेकिन 1742 के बाद फ्रांसीसियों की नीति में आमूल परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपना उद्देश्य साम्राज्यवाद का विस्तार निर्धारित किया। 1742 तक सिर्फ फ्रांसीसी कंपनी जो व्यापार करती रही, लेकिन इसके बाद इन्होंने साम्राज्यवाद का विस्तार करने का निर्धारण किया। वो सोचने लगे कि क्यों ना हम भी अब हमारे जो क्षेत्राधिकार हैं उनको बढ़ाने। 1742 में इसकी फ्रांसीसी कंपनी का जो गवर्नर था वो डुप्ले आता है। डुप्ले बहुत ही महत्वाकांक्षी था। यह फ्रांसीसी को पूरे भारत में अपना विस्तार करना चाहता था। वो चाहता था कि हमारी कंपनी जो हमारी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पूर्ण भारत पर अधिकार करे। बहुत ही महत्वाकांक्षी था। 1742 में डुप्ले की फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई। भारत में फ्रांसीसी व्यापार के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। इसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिनमें अंतिम हार फ्रांसीसियों की हुई। सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष। अब अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे उनके बीच 3 युद्ध हुए। कर्नाटक आंग्ल युद्ध, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 17वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डच प्रतिद्वंदियों को समाप्त कर दिया था। 17वीं शताब्दी तक जो अंग्रेजों ने पुर्तगाली और डचों को तो समाप्त कर दिया था, लेकिन 18वीं शताब्दी में फ्रांस आता है और इनका एक नया प्रतिद्वंदी बन जाता है। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1668 में फ्रांसीसियों ने सूरत में पहली व्यापारी कोठी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की थी। 1690 और 92 के दौरान उन्होंने कलकत्ता में व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। 18वीं शताब्दी के आरंभ में 2 वर्षों में फ्रांसीसी कंपनी के व्यापार में काफ़ी प्रगति हुई, क्योंकि अब डुप्ले था, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने कंपनी के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, काफ़ी विस्तार किया कंपनी का। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण व्यापार में एकाधिकार और राजनीतिक नियंत्रण था। जो भारत में अंग्रेज चाहते थे कि हमें एकाधिकार करें और अपनी राजनीतिक जो था अपना क्षेत्राधिकार बढ़ाए, भारत पर राज्य शासन करें, लेकिन यही चीज़ फ्रेंच चाहते थे कि हम भी अपना जो भारत पर व्यापार में एकाधिकार प्राप्त करें और अपनी राजनीतिक शक्ति को बढ़ाएं। अब दोनों में क्या होता है, मुठभेड़ शुरू हो जाती है। यद्यपि आरंभ में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल उद्देश्य व्यापार मात्र था, अपितु 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर पद पर डुप्ले की नियुक्ति के बाद ही उसके राजनीतिक उद्देश्य भी सामने आने लगे। 1746 में फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया और डुप्ले के आने के बाद ये राजनीतिक सत्ता में इंटरेस्ट दिखाने लगे और 1746 में इन्होंने मद्रास पर कब्जा कर लिया। जो फ्रांसीसी थे या अंग्रेज थे, जो बाहरी शक्तियाँ थी, यानी कि बाहरी शक्तियाँ जो थी, उन्होंने भारत पर व्यापार के साथ ही जो अपनी शक्ति स्थापित करने की कोशिश की। इसका मेन कारण क्या था, भारत में जो शासन था वो बिल्कुल ही छोटे छोटे पार्टों में, मैंने पीछे बताया आपको कि पीछे छोटे छोटे भाग में बटा हुआ था। तत्कालीन भारत का स्वरूप एकीकृत न होकर स्थानीय क्षेत्रों में विभक्त था। इसी स्थिति का लाभ उठाकर सभी यूरोपियन कंपनी को दक्षिण क्षेत्र में, विशेषकर कर्नाटक, मद्रास और पांडिचेरी में राजनीतिक अनिश्चितता कायम की।
1740 से 65 के बीच अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध चलता रहा। कर्नाटक दक्कन के सूबेदार के अधीन एक प्रांत था जिसका शासन नवाब के हाथों में था। व्यापारिक अधिकार के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच 3 युद्ध हुए, जिसका जिक्र हम पीछे ही कर चुके हैं कि इनके बीच कर्नाटक आंग्ल 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन से युद्ध हुए थे उनके एक्सप्लेनेशन अब आगे करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1740 से 48 के बीच में। किस किस के बीच में लड़ा गया था ये युद्ध? में प्रत्येक रूप से कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकारी का संघर्ष दृष्टिगोचर हो रहा था। प्रत्यक्ष रूप से यह था कि जो नवाब का पद था वो उसके उत्तराधिकारी से लेकर संघर्ष था ये भाई, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच की ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाइयाँ थी। क्यों थी? ये चाहते थे, फ्रेंच चाहते थे कि जो कर्नाटक का नवाब हो वो उनकी साइड का हो ताकि उनको व्यापार में छूट दे और उनके कहने पे चले। तब जो अंग्रेज भी ये चाहते थे कि जो नवाब आगे बनेगा वो उनकी साइड का हो, उनके विचारों से मेल खाता हो ताकि उनको और छूट मिले और उनकी ही जैसे कि वो अंग्रेज चाहते थे ऐसे ही वो काम करे। युद्ध में फ्रांसीसी शक्ति पूरे समय तक हावी रही, परंतु आपसी मनमुटाव के कारण वे लाभ उठाने में असमर्थ रहे। अंग्रेज तरफ फ्रांसीसियों की व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता की इस युद्ध का सर्वप्रमुख कारण था, क्योंकि दोनों कंपनियां एक दूसरे के व्यापार को हानि पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। ये चाहते थे कि क्यों ना किसी तरह हम लाभ उठाए और जो हमारी प्रतिस्पर्धा में कंपनी है उसको नुकसान हो। 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी का युद्ध शुरू हुआ। अब 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध शुरू हो जाता है। युद्ध का प्रभाव भारत में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ, क्योंकि यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, इसलिए भारत में वे लड़ने लगे। यूरोप में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे और भारत में भी यही चीज़ थी कि भारत में भी फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही लड़ रहे थे। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध का समाचार जिस समय भारत पहुंचा उस समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और मद्रास का प्रथम गवर्नर मोर्स था। जो अंग्रेजी गवर्नर कौन था? मोर्स था मद्रास का, और फ्रांसीसी का गवर्नर डुप्ले था। दोनों ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, बहुत ही महत्वाकांक्षी थे। दोनों के बीच में अब युद्ध और आपसी टकराव शुरू हो चुका था। दोनों ही अपने अपने क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयत्न करते हैं। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह कर्नाटक राज्य में आते थे। मद्रास और पांडिचेरी के जो बंदरगाह थे वो कर्नाटक राज्य में आते थे। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। इससे पूर्व उसने मोर्स से भी युद्ध न होने का प्रस्ताव किया था। अब डुप्ले ने क्या किया? एक रणनीति खेली। जो मद्रास और पांडिचेरी का बंदरगाह था वो कर्नाटक राज्य के अंदर आता था और कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन था। डुप्ले ने कहा कि उसको कर्नाटक के नवाब को कि आप है ना यहाँ पर कोई युद्ध ना होने दे, ना ही हम युद्ध करेंगे ना ही आप युद्ध होने दे। अंग्रेजों को भी ये कहा कि ना आप युद्ध करो ना हम युद्ध करेंगे। मद्रास तथा पांडिचेरी के बंदरगाह ये तो वही आगे पीछे वाला स्लाइड रिपीट हो गई है। मैंने आपको पहले ही बताया कि डुप्ले था वो एक कूटनीति की चाल चल रहा था। इस करके उसने कहा था कि कर्नाटक के नवाब को कि आप यहाँ पर युद्ध न होने दे, और अंग्रेजों को भी यही बात की उन्होंने। डुप्ले ने कूटनीति का सहारा लिया और में अंग्रेजों को शांत रहने के पश्चात उसने सितंबर 1746 में मॉरिशस के गवर्नर लाबोर्दोनो की सहायता से मद्रास को अपने अधिकार में कर लिया। जो मॉरिशस का गवर्नर था लाबोर्दोनो, उसकी सहायता लेकर उसने क्या किया? मद्रास पर अपने अधिकार कर लिया। इस बीच डुप्ले और लाबोर्दोनो के बीच मतभेद हो गया, क्योंकि जिस समय डुप्ले ने लाबोर्दोनो की सहायता ली उस टाइम कहा था कि मद्रास को जीतकर हम आपको दे देंगे, लेकिन डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। फिर दोनों के बीच क्या हुआ? डुप्ले और लाबोर्दोनो के बीच क्या मतभेद हो गया। लाबोर्दोनो ने 4 लाख पाउंड की रिश्वत लेकर मद्रास में फिर से मद्रास क्या किया? अंग्रेजों को सौंप दिया। लाबोर्दोनो के मॉरिशस वापस चले जाने के बाद डुप्ले ने फिर से मद्रास पर अधिकार कर लिया।
डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को यह आश्वासन दिया कि वह मद्रास को जीतने के बाद उसे सौंप देगा, परंतु डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। अब डुप्ले ने क्या किया, जो कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन, उसको यह आश्वासन दे दिया कि मद्रास को जीत के आप उसकी सहायता कीजिए और उसको जीत के वो डुप्ले को दे देगा, सॉरी मद्रास को उसको दे अनवरुद्दीन को दे देगा। लेकिन डुप्ले ने ऐसा नहीं किया। इसका कारण अनवरुद्दीन के पुत्र महफूज खान ने विशाल सेना की सहायता से फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडियर के समीप नवाब की सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तथा नवाब की सेना पर विजय से फ्रांसीसियों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई, वो उनमें और उत्साह बढ़ गया और उन्होंने पांडिचेरी के दक्षिण में स्थित अंग्रेजों की एक अन्य बस्ती सेंट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 1.5 वर्ष के घेरे के बाद डुप्ले इस बस्ती पर अधिकार करने में असमर्थ रहा। इस बीच इंग्लैंड से भारत में अंग्रेजों की सहायता के लिए एक सेना पहुंच गई। इसी सहायता से उत्साहित होकर अंग्रेजों ने पांडिचेरी को घेर लिया, परंतु उस पर अधिकार करने में अंग्रेज भी असफल रहे। उन्हें कोर्ट ऑफ डेविस वापस आना पड़ा। अब अंग्रेजों की सहायता के लिए इंग्लैंड से एक सेना की टुकड़ी आती है। अंग्रेज सोचते हैं कि क्योंकि अब सेना शक्ति बढ़ चुकी है तो क्यों ना पांडिचेरी पर अधिकार किया जाए, लेकिन पांडिचेरी पर वो अधिकार करने में असफल रहते हैं और वापस अपने सेंट डेविड फोर्ट आ जाते हैं। 1748 में यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध के बीच एक्सला सापेल संधि होती है, जिससे यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया। और 1748 में जो एक संधि होती है, जो पीछे यूरोप में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा था, वो समाप्त हो जाता है। इसी संधि के परिणाम स्वरूप बाद में भी दोनों पक्षों के बीच युद्ध समाप्त हो जाता है। इस संधि के प्रावधानों के तहत अंग्रेजों को भारत में मद्रास तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग फिर से प्राप्त हो गए। इस संधि में प्रावधान किया गया कि अब अंग्रेजों जो मद्रास पर डुप्ले ने शासन किया था, डुप्ले ने अधिकार किया था, अब मद्रास पर अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग पर अधिकार प्राप्त हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कोई तत्कालीन राजनीतिक प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, परंतु इस युद्ध में फ्रांसीसियों को कोई लाभ हुआ, न ही अंग्रेजों को। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था, इसका ना तो अंग्रेजों को लाभ हुआ, ना ही फ्रांसीसियों को। इस युद्ध ने भारतीय राज्यों की शक्तियों की कमजोरी को उजागर कर दिया। अब जो भारतीय शासक थे कमजोर थे, इसका अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को दोनों को पता लग चुका था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जल सेना का महत्व बढ़ गया और यह स्पष्ट हो गया कि अब भारतीय सेना यूरोपीय सेना से स्पष्ट रूप से कमजोर हो गई है। जिस शक्ति के पास जल सेना मजबूत होगी, भारत में उसी सत्ता स्थापित होगी। अब क्या हुआ कि सभी जो शक्तियां थी वो अपनी जल शक्ति यानी कि नेवी शक्ति को बढ़ाने में जोर देने लगी। देसी राजाओं की कमजोरी को जानने के बाद फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार का निश्चय किया। सबसे बढ़कर इस युद्ध में फ्रांसीसी डुप्ले तथा अंग्रेज सेनापति क्लाइव की महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया। अब फ्रांसीसी जो गवर्नर था डुप्ले और क्लाइव, एक साइड क्लाइव था, एक साइड डुप्ले था, दोनों ही बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। वो अपने अपने क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं। सो गाइज, आज यहीं तक करते हैं, आगे देखेंगे अगली वीडियो में कर्नाटक का सेकंड युद्ध और आगे का सेकंड और थर्ड युद्ध कैसे रहते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।